बताया था कि लोकतंत्र की आत्मा को चरितार्थ करने वाला तत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी। जो अच्छी सोच, अच्छी भावना के साथ यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को भी उसको समान अधिकार अपने देता है तो वह लोकतंत्र की उनके बीच शांति, अमन, चैन कायम रहता है। तो इसको देखते हुए, और दूसरा एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया श्रीलंका का, कि उसमें उसने बताया कि उसने अल्पसंख्यक वर्ग को कोई अधिकार नहीं दिए, तो उनके बीच खूनी संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। तो पहला कि यदि हम उनको बराबर अधिकार देते हैं तो जो समूह होते हैं विभिन्न, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, उनके बीच कोई टकराव नहीं होता, शांति स्थापित रहती है। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता आती है, राजनीतिक स्थायित्व हमें प्राप्त होता है, जिसने कोई हिंसा, दंगा, बलवा जैसी जो चीजें होती हैं वो चीजें सारी समाप्त हो जाती हैं। और लोकतंत्र की आत्मा, इसको मैं बता चुकी हूं आपको कि लोकतंत्र की आत्मा मतलब सभी लोगों को राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और उनमें भी एक आत्मसम्मान की भावना बलवती होती है। और चौथा है वैध सरकार, एक लीगल गवर्नमेंट का गठन होता है और सभी समूह शासन व्यवस्था उससे क्या होती हैं, अपने आप से जुड़ जाती हैं। तो ये सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको समझाया। एक प्रश्न और है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप समझाइए। या तो ये प्रश्न बड़े रूप में तो नहीं आएगा क्योंकि ये 2 नंबर की यूनिट है, तो 2 नंबर या 1 नंबर का इसमें से कोई प्रश्न बनेगा। तो इन रूपों में से भी इसके जो 4 रूप हैं, पहला है शासन के विभिन्न रूप। तो शासन के विभिन्न रूपों में आप देख सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच, तो विधायिका क्या करती है, हमारी विधि बनाती है, नियम या कानून को बनाती है, और किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से। और जो कार्यपालिका है, विधायिका द्वारा बने जो या संसद द्वारा बने नियम कानून होते हैं उसको कार्यपालिका कार्य रूप में परिणत करती है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उनकी एक आईएएस लॉबी जो होती है, जो पर्दे के पीछे की नौकरशाही इन नियम कानून को उसमें प्रस्तुत करती है। फिर तीसरा जो न्यायपालिका है वो क्या करती है कि इनको देखती है कि जो भी नियम कानून बने हैं या कार्य रूप में परिणत किए गए हैं वो वैध हैं या अवैध हैं। तो इस तरीके से जब इन तीनों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो उसे शासन के विभिन्न रूप कहते हैं। इसे एक क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्षैतिज वितरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और जो ये न्यायपालिका हैं, ये तीनों क्या हैं, समान रूप से इनको अपने अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसे जो ये शासन के विभिन्न रूप हैं, इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था या चेक या बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि विधायिका के बने नियमों को कार्यपालिका देखती है, कार्यपालिका के उनको न्यायपालिका विधायिका को, एक तरीके से ये चक्र चलता है, इसलिए कहा जाता है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था स्थापित करती है। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तर में केंद्र सरकार, तो जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरा प्रांतीय या राज्य या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, वो राज्यों के लिए कानून बनाती है। तो केंद्र जो पूरे देश के लिए है और उस देश के अंतर्गत आने वाली जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें होती हैं वो उसके अधीनस्थ होती हैं। तो वो एक क्रम ऊपर केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय सरकारें, इस तरीके से ये क्या करती हैं, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण को बताती हैं। तीसरा है सामाजिक समूह। विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच ये सामाजिक समूह है, ये एक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। चौथा है जो दबाव समूह और आंदोलन। तो इससे एक प्रश्न निकल के आता है कि दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं। तो जब यही सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर कि हमारी क्या मांगे हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। और यही इसकी परिभाषा है जो आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछी जा सकती है। और जब इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन पे उतारू हो जाते हैं और उसके द्वारा अपनी मांग रखते हैं और सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब दबाव समूह क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, औद्योगिक मजदूर और किसान, ये दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आपको दबाव समूह यहाँ से एक
क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप लिखेंगे कि जब यही सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं, और उनके ये एग्जाम्पल। ये 2 नंबर में यदि प्रश्न आता है तो ये आपसे अच्छे से बन सकेगा। थैंक यू बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी, जैसे बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दबाव समूह, श्रीलंका, भारतीय तमिल, ऐसे अन्य कई छोटे छोटे प्रश्न सामने निकल के आते हैं, और बड़े प्रश्न भी सामने निकल के आते हैं। आपसे कोई पूछे कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, आप वो बता सकेंगे कि सहेली है, वो कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को। अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा है, तो तमिल हैं, उसमें एक श्रीलंकाई तमिल है, एक भारतीय तमिल है। भारतीय तमिल क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने आपको ये सारा बताया कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, हम उनके गुलाम थे, तब 1938 में अंग्रेज अधिकारी भारतीय तमिल लोगों को श्रमिकों के रूप में बना के वहीं पर ले गए थे, तो वहीं पर वो बस गए। तो वो भारतीय तमिल हैं, वो भी अपने अधिकारों की, शिक्षा और उनके अवसर की समानता की वो लोग मांग करते हुए संघर्षरत रहे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकल कर, श्रीलंका का देश कब स्वतंत्र हुआ, बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है, श्रीलंका किस महाद्वीप में आता है, जाति समूह या एथनिक क्या है, ये सारे तमाम प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि ये आपसे परीक्षा में करते बनेंगे। धन्यवाद।